नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू और ये मेरा चैनल साहित्य की ओर, जहाँ मैं रोज़ आपको मिलवाती हूँ हमारे साहित्य की दुनिया की रोचक कहानियों से। हमारे इस सिलसिले को बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो आज की कहानी है राजनारायण बोहरे जी की कहानी सखी। रात में सोते हुए जागने की बीमारी है मुझे। बरसते पानी की टप टप ध्वनि के बावजूद जब अहाते के बाहरी दरवाजे की कुंडी खड़की तो मेरी नींद टूट गई। 2 जोड़ी पैर बैठक के दरवाजे तक आते महसूस किए मैंने। अगले ही क्षण दरवाजे पर दस्तक थी। खट खट। मैंने बिस्तर छोड़ा और तेजी से बैठक के कमरे में जा पहुंचा। किवाड़ की झिरी से आंख लगाई तो चौंका। ठीक सामने पानी से सराबोर किशोरदा का चेहरा था। मैं तुरंत हरकत में आया और तपाक से दरवाज़ा खोल दिया। किशोरदा को अंदर आने का अनुरोध करते मैंने देखा कि उनके पीछे सहमी सी एक युवती भी खड़ी है। सलवार सूट पहने हुए 25 साल की तीखे नाक नक्श वाली एक स्वस्थ युवती मुझसे नज़र मिली तो मुस्कुरा के उसने मुझसे नमस्ते की। अभिवादन का जवाब देते वक्त मैंने सोचा कि बच्चियां बड़ी जल्दी बढ़ती हैं। यह युवती शायद किशोरदा की बड़ी बेटी है। इस कस्बे में कहीं इसके ब्याह सगाई की बात चल रही होगी, सो उसे दिखाने लाए होंगे। मैंने उससे कहा, तुम भी जल्दी भीतर आ जाओ, भीगने से सर्दी हो सकती है। वे दोनों भीतर आए तो मैंने अंदर से लाकर सूखा तौलिया दिया उन्हें। किचन में मटकी से पानी भरता मैं अचंभे में था। अरे, हम लोग क्या इतने बड़े हो गए कि हमारे बच्चे ब्याहने लायक हो गए? ये लड़की किशोरदा की सबसे बड़ी वाली बेटी होगी। अच्छा सा नाम था इसका, शायद किसलय। हाँ, किसलय ही नाम था इसका। मैंने काफ़ी छोटा देखा था इसे। यही नाक नक्श तो थे। हाँ, रंग जरा साफ था उस वक्त इसका। पानी जब मैंने ट्रे ले जाकर उन लोगों के सामने रखी, वह बैग से सूखे कपड़े निकाल रही थी। मैंने उसे बाथरूम का दरवाज़ा दिखाया और तितिक्षा को जगाने भीतर चला गया। तितिक्षा जागकर चौके में घुसी तो मैं अभी अभी चेंज करके बैठे उन दोनों के पास आ बैठा। इस वक्त कहाँ से? सब बताऊंगा, इनसे मिलो। ये हैं वन्या जी, वन्या सिंह। मैं अचरज से भरा था, जैसे तो ये किसलय नहीं है। वन्या ने दोबारा मुझसे नमस्ते की तो चेहरे पर औपचारिक मुस्कुराहट के भाव लाता मैं सोच रहा था कि हम सचमुच बूढ़े हो चले, किसी को भी कोई और समझ लेते हैं। भाई साहब, आप पूड़ियाँ खा लेंगे या रोटी बनाऊं? बैठक से लगे किचन से तितिक्षा ने पूछा तो किशोरदा हमेशा की तरह बोले थे, कुछ भी खा लेंगे, वही बना दो जो जल्दी बन जाए और आपको दिक्कत ना हो। अकेली ना बना सको तो ये बना लेंगी। किचन का पर्दा हटाकर बैठक में झांकती तितिक्षा बोली, उन्हें काहे तकलीफ़ देते हैं, मैं 5 मिनट में ही बना देती हूँ। मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि तितिक्षा 5 मिनट में खाना बनाकर परोसना भी जानती है। वे दोनों बहुत भूखे थे। एक कौर मुंह में डालते ही फुर्ती से दूसरा कौर बनाने लगते और उसे भीतर ठूंसते ही तीसरा। बूम कहते किशोर भाई ने डकार ली तो मैं उठ खड़ा हुआ। वन्या जी भीतर तितिक्षा के पास सो जाएंगी, मैं यहाँ बेंच पर और आप हर बार की तरह दीवान पर। ना, तुम डिस्टर्ब मत हो। ये यहीं बैठक में बेंच पर सो लेंगी और तुम अपनी जगह सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वे आदतन बड़े भाई की तरह मुझे समझा रहे थे। मैंने घड़ी देखी, 2 बज रहे थे। मैं भीतर चला गया। बिस्तर पर लेटते वक्त मेरा मन शांत न था। पिछली बार 5-6 साल पहले इनके कस्बे जाना हुआ तो उनके घर गया था मैं। रात वहीं रुका था। गर्मियों के दिन थे और हम लोग नीम के नीचे खटिया डाल के पूरी रात बतियाते रहे थे। मैंने महसूस किया था कि उन दिनों किशोरदा जाने क्यों बड़े चिंतित थे। लेखन में उनकी आस्था खत्म सी हो चली थी। उनकी जमाने से खासे नाराज़ थे। वे कहते थे,
ज़माना बिगड़ गया है भैया, इस टेलीविज़न ने हमारे बच्चे बर्बाद कर दिए। हफ्ते में 4 दिन ऐसे सीरियल दिखाए जा रहे हैं जिनमें हर औरत अपने पति के अलावा 1-2 अदद प्रेमी भी पाले हुए हैं। जैसे दुनिया में सबको सिर्फ एक ही काम बचा है, प्रेम। प्रेम यानी सेक्स मानते हैं लोग। दूसरे सारे काम समाप्त हो चुके हैं दुनिया में। और भी जाने क्या क्या कहते रहे थे वे उस रात। वे आरंभ से ही तो ऐसे हैं। खुद पर, अपने परिवार के अलावा मोहल्ले का भी वैसा ही हक मानते हैं। आसपास के माहौल के प्रति खूब संवेदनशील और समाज के प्रति चिंतित। जब भी मिलते हैं मुझे 2-4 नए उपदेश पकड़ा जाते हैं। किशोरदा इस वक्त कहाँ से आए होंगे? मैंने अंदाज़ा लगाना शुरू किया। संभवतः लखनऊ या इलाहाबाद गए हों किसी परीक्षा या इंटरव्यू के सिलसिले में। यह जो साथ में है ज़रूर मोहल्ले के किसी कमज़ोर परिवार की कोई प्रतिभाशाली युवती होगी जो कोई एग्ज़ाम देना चाहती होगी और साथ जाने को कोई ना मिला होगा। सो किशोरदा उसके साथ तैयार हो लिए होंगे। एक बार फिर तरस आया मुझे उन पर। जबरन ही अपने माथे पर मोहल्ले भर की जिम्मेदारियां लादे फिरते हैं। जन्म के फालतू चंद हैं दादा, और अब तक अपनी आदतें नहीं छोड़ी हैं इनने। मेरे पूछने पर कैसे सहज भाव से बोले थे, सब बताएंगे। सुबह 3-1 बजे आंख लगी होगी कि तितिक्षा ने झंझोर कर जगा दिया मुझे। सुनो तो, तनिक बैठक में जाकर देखो। मैं झुंझला कर उठा। कुछ क्षण उसके कहे का आशय बूझने का प्रयास करता रहा। फिर जाकर किचन का पर्दा हटाकर बैठक में देखा तो सहसा चौंक उठा था। सचमुच वन्या इस वक्त बेंच के अपने बिस्तर के बजाय दीवान पर थी और एक मुग्ध प्रेमिका की तरह किशोरदा से बाकायदा चिपट कर सो रही थी। आंखें मींच कर मैंने पुनः देखा। चेहरे पर पूरी निश्चिंतता लिए वह युवती दादा के सीने पर गाल रखे थी और दादा उसे अपने दायरे में लपेटे हुए गहरी नींद में थे। मुड़ा तो तितिक्षा की तंज भरी निगाहें मेरे चेहरे पर जड़ी थीं। मैंने कुछ समझ न पाने का भाव दर्शाते हुए मुंह बिचकाया और अपने बिस्तर पर जा लेटा। सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग बोलता जब मैं बैठक में पहुंचा तो वे दोनों पहले से फ्रेश हुए बैठे मिले। वे दोनों नए कपड़े पहने हुए थे और इस वक्त अपने अपने बिस्तरों पर थे। चाय पीते वक्त किशोरदा बोले, हम लोग 8 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। इतनी जल्दी? मैं चौंका। हाँ भाई साहब, हमारा जाना ज़रूरी है। वन्या जी की आवाज़ में मजबूरी झलक रही थी। 2-2 पराठे अचार से खाकर वे दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते इस तेज़ी से घर से निकले कि बस तक छोड़ने का मंसूबा बनाए बैठे। मुझे साथ चलने का मौका भी न दिया उन्होंने। रेडियो के रिकॉर्डिंग रूम के एक हिस्से में कार्यक्रम निष्पादक के साथ खड़ा मैं वे कविताएं सुन रहा था जो कि कांच के उस पार बैठे गंजे सिर और पान की बहती पीक से रंगे बड़े होंठ वाले वे मुटल्ले कवि महाशय रस विभोर होकर रिकॉर्ड करा रहे थे। तुम रस की बादल, रस की मेघा, रस की सागर हो। मैं प्यासा बैठा तरस रहा, तुम रस की गागर हो। अपने इन अमृत कलशों से 2-4 घूंट पी लेने दो। मुहर बंद ये काम कलश, पी लेने दो, जी लेने दो। तेरा क्या घट जाएगा तू अक्षय कनक कलश वाली। सोने सी द्युति वाली तू, हूड़ों सा सुघड़ बदन वाली। क्यों निर्मम निर्मोही होकर दौलत इस तरह छिपाती हो। कुदरत ने बख्शी बेकीमत, आशिक को नहीं दिखाती हो। मनहूस जमाने की चिंता मत करो, आज खुलकर आओ। मैं कितने युग से तरस रहा, मुझ पर आज बरस जाओ। तुमने वह जुमला सुना नहीं, दुनिया पर प्यार बड़ा भारी। न उम्र की सीमा होती, न जन्म की होती लाचारी। कविता पूरी हुई तो कार्यक्रम अधिकारी के साथ मैंने भी कांच के इस पार आ गए उस तोंदियल और मस्खरे से दिखते कवि को झूठ मूठ बधाई दी और अपनी कहानी रिकॉर्ड कराने के लिए वॉइस प्रूफ स्टूडियो में जा पहुंचा। पन्नों के आलपिन निकालकर मैंने पूरी मेज पर कहानी की पांडुलिपि के कागज छितरा लिए और रिकॉर्डिंग कर रहे अधिकारी के इशारे का इंतजार करने लगा।
मेरी कहानी शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रहे एक अध्यापक की कथा के रूप में बुनी गई थी, जिसमें श्रृंगार की संभावना कोसों दूर थी। लेकिन मैंने कनखियों से देखा कि श्रृंगार वाले वही कवि पूरी तन्मयता से मेरी कहानी सुन रहे थे। मैं बाहर निकला तो तपाक से अपने भारी बदन से मुझे लगभग लिपटाते हुए साहित्यिक नाम के बजाय मेरे घरेलू नाम से संबोधित करते हुए वे बोले, तुम्हारा ये क्रांति व्रांति का सपना अब भी नहीं टूटा? सचमुच लगन के पक्के हो पार्टनर, तुम्हें मेरा लाल सलाम। मैं झेंपता हुआ सा उनका सलाम कबूल कर चुका तो रेडियो वाले अधिकारी ने हम दोनों से स्टूडियो के बाहर चलने की इल्तिजा की। कविराज ने अपने भारी भरकम दाएं हाथ का लपेटा लगाते हुए मुझे जकड़ा और उसी मुद्रा में वहाँ से चल पड़े। सहसा कविवर मेरे कान में फुसफुसाए, तुम्हारे किशोरदा तो बड़े गुल खिला रहे हैं। मैं सतर्क हो उठा, कैसे गुल? तुम कब से नहीं मिले उनसे? कोई 4 महीना तो हो गए होंगे। अरे यार, गजब के आदमी हो तुम्हें पता नहीं चला? वे एक लड़की को लेके फरार हो गए हैं। मुझे चुप देख उन्होंने बात को विस्तार दिया। वे जाने किधर ऐश कर रहे होंगे और वहाँ कस्बा में हमारी थू थू हो रही है। लाज नहीं आई कि इस उम्र में ऐसे ठठकरम। आधी बात छोड़कर वे ऐसा अभिनय करने लगे मानो इस करहित प्रसंग पर ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। तो मैं ठठकरम शब्द के ध्वन्यार्थ में डूब गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ठठकरम से कविराज का आशय ठाठ से किए गए कर्म से है या ठठरी पर पहुंचा देने वाले उस षष्ठ कर्म से जिसके बारे में ये श्रृंगारी कवि खुद ज़्यादा मशहूर हैं। मुझे याद है कि ठठ कर्म में निष्णांत होने की वजह से कई दफ़ा अकेले में और कई दफ़ा सार्वजनिक रूप से कुछ कन्याओं के पिता इनका अभिनंदन कर चुके हैं। उन्हीं अभिनंदनों के डर से ही तो इन्होंने शहर छोड़ा था और आज अपनी बुढ़ौती उस कस्बे में काट रहे हैं जहां किशोरदा रहते हैं। मुझे लगा कि ये सज्जन अभी कान में फुसफुसा रहे हैं, उधर कमरे में पहुंचकर खुलकर अल्लम गल्लम बोलना शुरू कर देंगे तो इन्हें चुप कराना मुश्किल होगा। मेरी तत्काल बुद्धि चेती तो मैंने कविराज को अपनी कानी उंगली उठाकर दिखाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी गिरफ्त ढीली की और गेंद की तरह लुढ़कते हुए वे उन रेडियो अफसर के पीछे पीछे लपक लिए। रेडियो स्टेशन के गलियारों में प्रसाधन की तख्ती लगा कमरा तलाश करते समय सहसा मुझे लगा कि इस श्रृंगार प्रेमी कवि से छुटकारा पाने के लिए मेरा कुछ देर के लिए इस कैंपस से ही बाहर चला जाना ठीक होगा। सो मैं बाहर को खिसक आया, लेकिन मेरे तमाम प्रयास नाकाम करते कविराज 2 घंटे बाद भी मुझे उन रेडियो अफसर के कमरे में जमे मिले थे। उस वक्त अपने साथ आई एक कमसिन सी लड़की का कोई आलेख टॉक कार्यक्रम के तहत रिकॉर्ड कराने का इसरार कर रहे थे। खैर, इस वजह से मैं आसानी से अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गया। अपना चेक उठाया और उसकी राशि देखे बिना ही अपनी जेब के हवाले करते हुए मैंने जल्दी से अपने हस्ताक्षर किए और तुरंत ही कमरे के बाहर का रास्ता नाप लिया था। अलबत्ता मुझे किशोरदा की हरकतों ने फिर द्वंद्व में डाल दिया। घर लौटकर मैंने तितिक्षा को बताया तो वह दमयंती भाभी को याद कर उदास हो गई। दमयंती भाभी से उसका ही नहीं मेरा भी गहरा लगाव था। मजबूत बदन की हट्टी कट्ठी और रफ टफ दमयंती भाभी हर समस्या को चुटकी में उड़ा देती थीं। हुआ ये कि मैं उन दिनों उसी कस्बे में तैनात था और तितिक्षा की पहली जचगी सिर पर थी। घर बहुत दूर था और वैसे भी घर पर बूढ़ी अम्मा के अलावा ऐसी कोई महिला थी ही कहाँ जिन्हें मैं जचगी के लिए लिवा कर लाता। ऐसे में एक दिन दमयंती भाभी से तितिक्षा ने हमारी इस उलझन का जिक्र कर दिया तो दमयंती भाभी तैश में भर उठी। एल्लो, इतनी सी बात को हैरान है रही हो?
अरे सिरन, हम तो बैठी हैं इते और काऊ की का जरूरत। हमारी अपनी देवरानी होती तो वाकई हम ही जचगी कराते ना। कह दो लल्ला से बेचिंत हो जाएं, हम सब संभाल लेंगे। और सचमुच संभाल लिया था उन्होंने। वे रात दिन मेरे घर बनी रहती, उधर बच्चियां घर संभालती और बताए गए वक्त पर सौंठ और अजवाइन के पानी के साथ हरीला भेज देती। दवा का काढ़ा पीने में नखरे करती तितिक्षा को खूब मनाकर लाड़ से काढ़ा पिलाती थीं वे। ऐसी भोली औरत के साथ किशोरदा ने इतना बड़ा दगा किया। कड़ाके की ठंड थी, लेकिन अपने अहाते में स्कूटर की फक फक की आवाज़ से रजाई के भीतर भी मेरी नींद उचट गई। कौन होगा इस वक्त जो सीधा भीतर ही स्कूटर ले आया? लगा कि किराएदार होंगे, वे कभी कभार बाहर से टूर से लौटते हैं। मैं निश्चिंत सा होकर आँख मूंद कर लेट गया था। उनकी पत्नी या तितिक्षा दरवाज़ा खोल देंगी, लेकिन दस्तक तो बैठक के दरवाजे पर थी। मैंने रजाई में से ही पूछा, कौन? आपला मानुष। अरे ये तो किशोरदा की आवाज़ है। मैं रजाई छोड़कर उठ बैठा और बिना सोचे विचारे दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर वे अकेले खड़े मुस्कुरा रहे थे। उसी धज में थे वे, वही हमेशा की तरह, कंधे पर टंगा भूदानी झोला, बदन पर खादी के कुर्ता पाजामा, चेहरे पर वही भारी नंबरों का चश्मा और खसखसी दाढ़ी में से घूरती स्याह काली आँखें। हम लोग गले लगे। उन्होंने घूमकर दरवाज़ा बंद किया और जूते एक तरफ फेंक कर मेरी रजाई में घुसकर बैठ गए। और सुनाओ, क्या हो रहा है? मैं सदा की तरह बोला, बस नौकरी हो रही है सीधी सादी। आप सुनाओ, कहाँ से चले आ रहे हो इस वक्त? वह धर्म गुरुओं पर एक उपन्यास लिखने की चर्चा की थी ना तुमसे, उसी पर काम करता मठों में भटक रहा हूँ। चश्मे के भीतर से हंसती उनकी आंखें सदा की तरह निर्भीक और निष्पाप थीं। सुबह खुलकर बात की उन्होंने। तितिक्षा क्या कह रही थी उस दिन? बहुत नाराज़ थी। कहती थी इनकी वजह से हम लोग और बदनाम हो जाएंगे। किसी दिन पुलिस धर लेगी तुम्हें अपहरण या लड़की भगाने के जुर्म में भागीदार बताकर। पुलिस क्यों? वे विस्मित थे। आपके जाने के बाद एक सिपाही आया था आपके बारे में पूछताछ करने। हमने टरका दिया उसे। इस बारे में तुमने लिखा नहीं मुझे? आप क्या करते, फालतू में चिंतित हो जाते। अरे यार, अपुन को क्या करना था? खुद वन्या सीधे हाई कोर्ट में एक दरखास्त लगाती और उस सिपहिया की नौकरी ख़त्म। वहीं से तो प्रोटेक्शन मिला है वन्या को अपने अत्याचारी बाप के खिलाफ। बाप के खिलाफ? हाँ, उसी ने तो बंद कर रखा था अपने घर में वन्या को। सोचता था कि पुलिस का दरोगा है तो हर जगह उसकी दरोगाई चल जाएगी। घर को ही हवालात बना दिया था उसने। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर हुई तो खुद लेकर हाजिर हुआ अदालत के सामने। मैं विस्मित था। तो बात यहाँ तक पहुँची थी? उनसे आगे पूछूं समझ नहीं पा रहा था, सो चुप रहा। वे खुद ही बोले, वह जो दलितोत्थान का एक प्रोजेक्ट लाया था ना मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये वन्या उसी में डायरेक्टर थी। खूब काम किया हमने उन्हीं दिनों। और आपने भी। प्रेम के प्रस्ताव ठुकराए नहीं जाते पगले। ये एक अलग केमिस्ट्री है जिसे तुम नहीं समझोगे कभी। क्या ऐसी होती है प्रेम की केमिस्ट्री कि एक आदमी अपनी ब्याही थ्याही बीवी को छोड़कर किसी नई नवेली को फांसने के लिए अधीर हो उठे? वे हंसे। बीवी से प्रेम करने के साथ भी तो किसी से प्रेम किया जा सकता है ना, एक साथ कई लोगों से प्रेम। तुम लोग प्रेम जैसे उदात्त शब्द को इतना संकीर्ण कैसे बना लेते हो? कृष्ण क्या सिर्फ राधा से प्रेम करते थे? ब्रज की हर गोपी से भी वे वैसा ही प्रेम करते थे जैसा राधा से। प्रेम का अजस्त्र स्रोत होता है मनुष्य का मन। प्रेम को किसी झरने में बहता पानी मानते हैं क्या आप? मैं उनकी हंसी उड़ा रहा था। पानी से भी ज़्यादा व्यापक, उससे भी ज़्यादा पारदर्शी। प्रेम कभी बंधन में नहीं बंधता
किसी पात्र में पानी की तरह पूरा का पूरा नहीं भरा हो सकता प्रेम। मुझे लगा किशोर भाई इन दोनों या तो ओशो को पढ़ रहे हैं या किसी प्रेमवादी पश्चिमी विचारक को। मैं एक सीधा साधा सदगृहस्थ भला उनसे कहाँ से पार पाता। मैंने जल्दी ही हथियार डाल दिया तो आपके मन में प्रेम का जो अजस्त्र स्रोत फूट रहा था उसका वेग दमयंती भाभी संभाल नहीं पा रही थी। संभवतः यह भी कह सकते हो, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। मैं उससे भी पूरा प्रेम करता हूँ और वन्या से भी। अब मैं हैरान था। हमारी बातचीत इससे ज़्यादा नहीं हुई उस रात। तितिक्षा ने खाना बनाया, उन्होंने तारीफ़ करते हुए खाया और लंबी डकार लेकर सो गए। सुबह जल्दी ही चले गए वे पिछली बार की तरह। उनके जाने के बाद उनके बारे में और ज़्यादा जानने की उत्सुकता हो रही थी मुझे, और महीनों यह क्रम चला। जो भी मित्र मिलता किशोर दा के बारे में एक नई सूचना उसके पास होती। किशोर दा अभी अपने कस्बे में ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। चोरों की तरह रात बिरात आते हैं और अपनी सहेली से मिलकर अंधेरे में ही किसी नई मंजिल के लिए निकल जाते हैं। किशोर दा ने वन्या को बाकायदा पत्नी की तरह अपने साथ रख लिया है और उसे एक अलग मकान दिलाकर ऐशो आराम की पूरी चीज़ें मुहैया कराई हैं। अपनी पूरी तनख्वाह किशोर दा खुद और अपनी नई नवेली पर खर्च कर देते हैं, जबकि दमयंती भाभी और बच्चे एक एक धेले को परेशान हैं। कस्बे में बिना किसी लिहाज के दोनों जने गलवहियाँ डाले घूमते रहते हैं और लाज की मारी दमयंती भाभी ने घर से निकलना तक बंद कर दिया है। जिस लड़की के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, उसके बाप और भैया ने कसम खाई है कि वे जल्दी ही किशोर दा सहित दोनों को परलोक पहुंचा देंगे। दमयंती भाभी की बेटियों ने ट्यूशन देना शुरू कर दिया है और इस तरह घर पे आए संकट का बड़े साहस के साथ सामना कर रही हैं भोली लड़कियां। किशोर दा की नौकरी खतरे में है क्योंकि एक ब्याही थ्याही पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी रख लेने के कारण उनके अफसर ने उनको एक नोटिस थमा दिया है। वन्या को अपने जाल में फंसाने के लिए किशोर दा ने बड़ा गहरा जाल बुना था। वीहर के गरीब बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का एक प्रोजेक्ट बनाकर वे कई कई दिन तक घर से बाहर रह के बीड़ों में घूमते रहते थे और समाज सेवा वो एनजीओ में अपना कैरियर बनाने को उत्सुक खादी के कुर्ता पाजामा पहनकर घूमती वन्या उनके साथ ही रहा करती थी। उन्हीं दिनों किन्हीं भावुक क्षणों में उस लड़की को बहला फुसला लिया था किशोर दा ने, जिसकी वजह से वन्या ने अपनी मंगनी तोड़ डाली। किशोर दा का नाम मेरे लिए ऐसा नासूर हो चला था कि मैं उनसे नफ़रत भी नहीं कर पाता और उनके सामने जाना भी नहीं चाहता। एक लफंगे स्वार्थी अय्याश और उठाई गिरे आदमी की इमेज बन गई थी मेरे मन में उनकी। अपनी तैनाती के दिनों के एक पुराने प्रकरण के सिलसिले में अदालत की पेशी पर मुझे किशोर दा के कस्बे में जाने का मौका मिला तो मैं पहले से ही मन प्रार्थना करने लगा कि भले ही कस्बे में उनके होने की संभावना न के बराबर है, फिर भी वहाँ मुझे किशोर दा न मिल बैठें। पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठूँगा मैं। मेरी पेशी दोपहर 12 बजे ही निपट गई तो मेरे सामने समय काटने की समस्या थी। सोचा कहाँ जाऊँ। सहसा विचार आया दमयंती भाभी से मिल चलूँ, बेचारी इन दिनों बुरा वक्त काट रही है। घर वाला छोड़कर चला गया और उनके जी को जवान होती 2 बेटियां और 2 दूधमुँहे लड़के बंधे हैं। जाने कैसे दिन काटती होंगी। उन्हें कहीं से पता लगेगा कि मैं कस्बे में आया था तो क्या सोचेंगी। कहेंगी कि दूसरों की तरह मैं भी भले दिनों का साथी हूँ। बुरा समय आया है तो मैंने मिलना भी गवारा नहीं किया। बिना किसी सूचना के मुझे दरवाजे पर खड़ा देख आंगन में बैठी पढ़ रही किशोर दा की बड़ी लड़की किसलय विस्मय से भरी चीख उठी, अरे चाचा आप अचानक ऐसे। फिर भीतर को मुँह करके वह बोली, मौसी देखो तो कौन आया है। अगले ही पल उसकी बुलाई मौसी हिरनी सी छलांगे लगाती दरवाजे पर थीं, जिन्हें देखकर मैं भौचंका होकर ताकता रह गया था, क्योंकि वे कोई और नहीं वन्या थी। वे वन्या जिन्हें लेकर मैं जाने क्या क्या सुनता और सोचता आ रहा था इतने दिनों से। वन्या
अपनी उसी धज में थीं, सादा सूती कपड़े के सलवार सूट और बेंध्यानी में बंधे बालों में से यहाँ वहाँ से छिटक कर उड़ती लटें। क्षण भर में ही पूरा घर इकट्ठा था, दमयंती भाभी समेत। मैंने भाभी के चेहरे को ज़्यादा गौर से देखा, भीतर तक भेदने वाली नज़र से। ताज्जुब की दमयंती भाभी के मन में कोई विषाद नहीं दिखा मुझे, बल्कि एक उल्लास था वहाँ, आनंद था, खुशी थी, शांति थी। और तभी किशोरदा दौड़े आए बाहर। आय हाय मेरे यार, कितने दिन बाद सुधी ली तुमने। मैंने देखा कि वे जो कह रहे हैं, घर का हर सदस्य मानो यही कह रहा था। 2 दिन रहा मैं उनके घर। उन 2 दिनों में मेरे भीतर बैठा जासूसी मन लगातार टोह लेता रहा, पड़ताल करता रहा, तफ्तीश होती रही कि मन ही मन मेरे कि ये सब लोगों के बीच तालमेल दिख रहा है या स्वाभाविक है या बनावटी मुझे दिखाने को। बल्कि यह कहना मुनासिब होगा कि दुनिया को दिखाने को तो खुश नहीं दिख रही है दमयंती भाभी, या फिर अपने बच्चों के भविष्य और खुद की बेदखली बचाने के लिए तो ऊपरी प्रसन्नता नहीं ओढ़ ली भाभी ने। मौका मिला तो मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन मेरी बात हंसी में उड़ाती हुए मुझे आश्वस्त कर रही थी कि मैं चिंतित न होऊं, वे पूरी तरह प्रसन्न हैं और संतुष्ट भी। उन 2 दिनों में घर के कोने कोने से प्रेम बरसता दिखा मुझे। करवाहट और नफरत का नामो निशान न था वहाँ। बच्चियाँ बेहद प्रसन्न और मुखर लग रही थी इस बार। और वन्या, वे तो जैसे अपने मूल स्वभाव में थी उन दिनों। बच्चियों के साथ एक सहेली और बड़ी बहन की तरह दिन भर उछलती कूदती रहती, तो दमयंती भाभी के पहनने ओढ़ने से लेकर खाने पीने तक का ध्यान एक छोटी बहन की तरह रखती दिखी वे। सबसे ज़्यादा आनंदित थे किशोरदा, बाहर से भीतर तक बेहद बदले और अलग से लगे हुए। वन्या उनकी दोस्त थीं, सहचरी थीं, परिचारिका थीं, तो समवयस्क बहन सी हिड़सने वाली सखी भी। किशोरदा की हर रचना की पहली पाठक थी वे और आलोचक भी। एक समझदार बच्चे सा बना लिया था उन्होंने आलसी और जिद्दी किशोरदा को। तरुण वय से उनके चेहरे का हिस्सा बनी खसखसी दाढ़ी गायब थी और उनकी खराब आंख तो जाने कब की सुधर चुकी थी। 2 दिन में अपनी 2 कहानियों के बदले में पूरी 5 कहानियाँ सुनी मैंने किशोरदा से। किशोरदा की ये 5 कहानियाँ प्रेम कथाएँ थीं। ताज्जुब तो ये था कि इन कथाओं की भाषा, अंदाज और तेवर में गजब का बदलाव था उनकी पहले की कहानियों की तुलना में। मुझे लगा जैसे पुनर्जन्म हुआ है किशोरदा का। सुखद सूचना तो यह थी, लेखन में दोबारा गहरा विश्वास पैदा हो चला था उन्हें। घर लौटते हुए मैं ओर से छोर तक बरसते प्रेम में डूबे किशोरदा के घर से रश्क कर रहा था। तो ये आप सुन रहे थे राजनारायण बोहरे जी की कहानी सखी। ऐसी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।